नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कुमार एस जी गुरुकुल में आपका स्वागत है। जैसे कि बच्चों हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अपन ने पढ़ा था कि सबसे पहले जो फूड को इनटेक करते हैं तो सबसे पहले माउथ के अंदर हमारी कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है। तो हमने तीन ग्रंथियां पढ़ी थी, सलाइवरी ग्लैंड्स यानी लारीय ग्रंथि जो क्या काम करती है, लार बनाने का काम करती है। और आपको बताया था कि लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे टाइलिन हो गया, अमाइलेज हो गया, टाइलिन या बोल दो या अमाइलेज बोल दो। और लाइसोजाइम मिलता है, वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, ईसोफेगस में, ईसोफेगस से होता हुआ अमाशय के अंदर। और कल हमने पढ़ा था कि अमाशय के अंदर जठर ग्रंथियां पाई जाती है और जठर ग्रंथियों का फंक्शन क्या होता है, जठर रस का निर्माण करना। जठर रस क्या करता है, ये डाइजेशन में सहायता करते हैं, इसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि अमाशय से भोजन कहाँ गया, छोटी आंत में, और छोटी आंत के किस भाग में, ड्यूडेनम वाले भाग में। अब ड्यूडेनम से दो ऑर्गन जुड़े हैं, कौन कौन से, तो एक तो है आपका पेनक्रिया और एक है लीवर। तो ये लीवर जुड़ा है ड्यूडेनम छोटी आंत वाले भाग से, और पेनक्रिया भी कहाँ जुड़ा है, छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग से। तो कल हमने लीवर के बारे में पढ़ा था कि लीवर कौन सा जूस बनाता है। तो कल बात की थी कि लीवर बाइल जूस बनाता है, और उस बाइल जूस के अंदर कुछ सॉल्ट्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, फैट को पचाने में सहायक है। और फैट को पचाने में सहायक है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो जब फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं तो इसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं, पाइसीकरण कहते हैं। तो आज कल हमने लीवर के बारे में पढ़ा था, आज पढ़ेंगे पेनक्रिया अग्नाशय के बारे में कि अग्नाशय क्या फंक्शन करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में पेनक्रिया का क्या रोल होता है। तो हेडिंग डालो, पेनक्रिया अग्नाशय। पेनक्रियास अग्नाशय। अग्नाशय क्या है, अग्नाशय एक अंग है हमारे शरीर के अंदर, जिसे ग्रंथि भी बोला जाता है। ग्रंथि क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये कुछ न कुछ एंजाइम बनाएगा, या फिर कोई ना कोई जूस बनाएगा, या फिर कोई ना कोई हार्मोन का सिक्रेशन करेगा, तो इसे ग्रंथि बोलते हैं। अब बात करते हैं कि पेनक्रिया की संरचना कैसी होती है। तो एक पत्ते जैसी संरचना होती है, तो एक पत्ते नुमा आकार, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी पत्ते जैसी संरचना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पत्ते जैसी संरचना। पत्ते जैसी संरचना का अंग है। तो कैसी स्ट्रक्चर होती है, तो लीफ लाइक यानी पत्ते जैसी संरचना पाई जाती है। किसमें पत्ते जैसी संरचना किसकी होती है, अग्नाशय की होती है, पेनक्रिया की होती है। अब बात करें कि पेनक्रिया, इसकी खोज किसने की थी। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि अग्नाशय की खोज किसने की। तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें अग्नाशय के बारे में बताया था, तो उनका नाम था लेगर हैंस, लेंगर हैंस। लेंगर हैंस। तो लेंगर हैंस नाम के साइंटिस्ट ने, लेंगरहैंस नाम के वैज्ञानिक ने खोज की थी, किसकी की थी, पेनक्रिया की, अग्नाशय की। खोजकर्ता, अग्नाशय के खोजकर्ता कौन थे, लेगर हैंस। अब पेनक्रियास क्या है, अग्नाशय है। अग्नाशय एक अंग है, एक अंग के साथ साथ एक ग्रंथि भी है। तो लेगर हैंस ने क्या खोजा था, इसमें कुछ मतलब कोशिकाओं का खोजा था। जैसे कि अग्नाशय के अंदर चार प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, इसके बारे में किसने बताया था, लेगर हैंस ने। तो इसका मतलब अग्नाशय की जो खोज की थी वो लेगर हैंस नाम के वैज्ञानिक ने की थी। अब बात करते हैं कि चार कोशिका कौन कौन सी पाई जाती है। चार सेल्स पाई जाती है, कोशिका पाई जाती है। तो पहली कोशिका का कहते हैं अल्फा सेल, अल्फा सेल, एक सेल अल्फा। दूसरी है बीटा, और तीसरी है डेल्टा, और चौथी है एफ सेल। कौन सी सेल, एफ सेल। अब इन्हें ही आइसोलेट्स ऑफ लेंगरहैंस कहते हैं, यानी लेंगरहैंस की द्वीपिकाएं। तो लेंगरहैंस की द्वीपिकाएं क्यों कहते हैं, क्योंकि जो पेनक्रिया है, अग्नाशय है, उस लिक्विड में ये चार सेल है, ये क्या है, तैरती हुई पाई जाती है, तो इसलिए इसे आइसोलेट्स ऑफ लेंगरहैंस बोलते हैं, लेंगरहैंस की द्वीपिकाएं। तो इन कोशिकाओं को लेंगरहैंस की
की द्वीपिकाएं बोलते हैं, कहते हैं। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि लेगरहैंस की द्वीपिकाएं, आइसलेट्स ऑफ लेगरहैंस किस ऑर्गन से संबंधित है? तो किस ऑर्गन से? अग्नाशय से, यानी पेनक्रिया से। और पेनक्रिया में कितने प्रकार की सेल? 4 प्रकार की सेल, इन्हें ही कहते हैं लेगरहैंस की द्वीपिकाएं। अब बात करेंगे 4 प्रकार की सेल है, इनका फंक्शन क्या होता है? तो बात करें, पहली सेल है अल्फा सेल, दूसरी है बीटा और तीसरी है डेल्टा। अल्फा सेल, अल्फा कोशिका बोल दो, सेल बोल दो, एक ही बात है, अल्फा कोशिका। दूसरी है बीटा कोशिका, तीसरी है डेल्टा कोशिका, और फोर्थ है एफ कोशिका, एफ सेल, एफ कोशिका। तो ये क्या फंक्शन करती है? तो ये क्या है, अग्नाशय हमारे शरीर का एक अंग है, और अंग के साथ साथ ये क्या है, या तो कोई हार्मोन रिलीज करेगा या फिर क्या करेगा, कोई जूस को रिलीज करेगा। तो ये क्या है, एक प्रकार की ग्रंथि है। तो आपसे पूछ ले कि अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है, तो आप, हमने पिछली क्लास में बात की थी कि ग्रंथि 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है बहिःस्रावी ग्रंथि और एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि। तो बात करें अल्फा कोशिका, तो ये क्या है, ये हार्मोन का निर्माण करती है। बीटा कोशिका भी हार्मोन का निर्माण करती है। डेल्टा सेल भी क्या है, हार्मोन का निर्माण करती है। तो ये तीनों सेल तो हार्मोन का सिक्रीशन करती है बच्चों। किसका सिक्रीशन करती है? हार्मोन का। और आपको बताया था कि हार्मोन का सिक्रेशन, ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन को रिलीज करती है या सिक्रेशन करती है, स्त्रावित करती है, तो उसे हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। तो यहाँ क्या है, जब अल्फा सेल और बीटा सेल, डेल्टा सेल, पेनक्रिया की ये जो सेल है वो हार्मोन को रिलीज करेगी, तो हम इसे कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। लेकिन अब एफ सेल है, ये क्या करती है, ये किसी जूस का, रस का, या फिर एंजाइम का निर्माण करती है, यानी ये क्या है, जूस का निर्माण करती है। और आपको बताया था कि ऐसी ग्रंथि जो जूस का या एंजाइम का निर्माण करती है उसे बोलते हैं बहिःस्रावी ग्रंथि। तो अब देखो, जो अग्नाशय है वो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी फंक्शन कर रही है और बहिःस्रावी ग्रंथि की तरह भी फंक्शन कर रही है। तो हम इसे बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। तो आपसे पूछ ले कि मानव शरीर में एकमात्र मिश्रित ग्रंथि किसे बोला जाता है, यानी मिक्स ग्लैंड किसे बोला जाता है? मिक्स ग्लैंड का मतलब क्या है कि ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन को भी रिलीज करे और कोई जूस या एंजाइम को भी रिलीज करे, तो ऐसी ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। तो अग्नाशय एकमात्र क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। तो लिखो, अग्नाशय एकमात्र, एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय एकमात्र क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। क्या है ये, मिक्स ग्लैंड है। अब बात करें कि अग्नाशय का, देखो अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर हम किसके बारे में बात करेंगे, ऐसी कोशिका, ऐसी ग्रंथि के बारे में बात करेंगे जो क्या है, जो जूस का निर्माण करे या एंजाइम का निर्माण करे। तो हम यहाँ अग्नाशय की एफ सेल के बारे में बात करेंगे कि एफ सेल क्या है, कोई जूस बनाती है, उस जूस का नाम क्या है, उसका नेचर कैसा होता है, उसमें कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। बाकी जो ये तीनों सेल है इनके फंक्शन हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि में। जब हमारा एक टॉपिक आएगा हार्मोन से रिलेटेड, तब वहां हम इन तीनों सेल के बारे में बात करेंगे। लेकिन अब बात करेंगे सिर्फ एफ सेल के बारे में। एफ कोशिका अब क्या करती है एफ सेल? एफ सेल है, ये जूस का निर्माण करती है। और कौन सा जूस? तो पेनक्रिएटिक जूस, अग्नाशय रस का निर्माण करती है, पेनक्रिएटिक ठीक है। तो आपसे पूछ ले, पेनक्रिया अग्नाशय,
अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है, हार्मोन को भी रिलीज करती है और जूस को भी रिलीज करती है। लेकिन हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सिर्फ पेनक्रिएटिक जूस के बारे में। और ये अग्नाशय की कौन सी सेल बनाती है? तो एफ सेल बनाती है। तो पेनक्रिएटिक जूस अग्नाशय रस। तो अब अग्नाशय रस है, एक दिन के अंदर आपसे पूछ सकता है कि पेनक्रिएटिक जूस कितना रिलीज होता है, एक दिन में अग्नाशय रस का निर्माण कितना होता है? तो 1 लीटर होता है लगभग। एक दिन में 1 लीटर अग्नाशय रस का निर्माण होता है या बनता है। एक दिन में 1 लीटर अग्नाशय रस बनता है। इसका नेचर कैसा होता है अग्नाशय रस यानी पेनक्रिएटिक जूस है, वो एसिडिक है या फिर बेसिक है? तो प्यारे बच्चों ये होता है बेसिक नेचर का यानी क्षारीय प्रकृति का। तो अग्नाशय रस, अग्नाशय रस क्षारीय प्रकृति का होता है। किस नेचर का होता है? क्षारीय प्रकृति का। इसका मतलब इसका पीएच क्या होगा? पीएच मान होगा वो क्या होगा? तो इसका पीएच मान अप्रोक्स 7.5 से लगभग 8.5 के बीच, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन 7.5 से 8.5 के बीच, यानी लगभग 7.8 या फिर 8.1 इसके करीब मिलेगा आपको ऑप्शन। तो ये है इसका पीएच मान। अब बात करें कि एक दिन में 1 लीटर बनता है, लेकिन इसका फंक्शन क्या होता है? तो पचाने में, अपने जो भोजन है उसको पचाने में सहायक है। लेकिन मेनली फंक्शन कौन करते हैं? भोजन को पचाने में सहायक कौन है? तो एंजाइम है। तो पेनक्रिएटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अग्नाशय रस के अंदर कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो प्यारे बच्चों 3 एंजाइम पाए जाते हैं अग्नाशय रस के अंदर। अग्नाशय रस में पाए जाने वाले एंजाइम। अग्नाशय रस में पाए जाने वाले एंजाइम। एंजाइम कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो यहाँ मुख्यतः 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। उनके नाम याद रखना और उनके फंक्शन याद रखना कि कौन सा एंजाइम किसका पाचन करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें, इसके अंदर पाया जाता है अमाइलेज। कौन सा एंजाइम? अमाइलेज। दूसरा है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम। थर्ड है लाइपेज। लाइपेज एंजाइम। अब बच्चों एंजाइम क्या फंक्शन करते हैं? भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं, यानी बड़े बड़े भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते हैं, यानी मुख्यतः क्या है? पाचन करवाते हैं। तो अब बात करते हैं कि अमाइलेज जो एंजाइम है वो किसका पाचन करता है या किसको क्या है? डाइजेस्ट करता है। तो बात करेंगे कि हमने भोजन में 3 प्रकार के न्यूट्रिशन लिए थे। एक तो था कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा था प्रोटीन। तीसरा क्या था बच्चों? फैट था। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, हम 3 प्रकार के न्यूट्रिशन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। मुख्यतः इन्हीं का पाचन हमारे बॉडी के अंदर होता है। तो बात करें कार्बोहाइड्रेट, तो हम कार्बोहाइड्रेट कौन सी कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं, यानी ज्यादा मात्रा में कौन सी शर्करा लेते हैं? तो शर्करा के आगे हम प्रकार पढ़ेंगे, तो उसमें है एक कि स्टार्च, ये पॉलीसेकेराइड होता है। बात करेंगे पॉलीसेकेराइड के, तो ये अपना पोषण वाला जो चैप्टर है उसमें बात करेंगे। तो स्टार्च के रूप में हम क्या है? कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होगा? स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होगा? स्टार्च की फॉर्म में। और बात करें कि अमाइलेज क्या करता है, तो ये स्टार्च को क्या है, हमने जब स्लाइवरी ग्लैंड्स पढ़ा था उसमें क्या था? ये स्टार्च को माल्टोज में बदल रहा था।
किसमें कन्वर्ट कर रहा था? माल्टोज में। देखो, तो अमाइलेज क्या करता है? ये करता है स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। देखो, हमने जब सलाइवरी ग्लैंड्स यानी लारीय ग्रंथि पढ़ी थी, उसमें अमाइलेज क्या रहा था? लगभग 50 से 60% जो स्टार्च है उसी को माल्टोज में बदल पा रहा था। लेकिन बाकी जो 30 से 40% जो स्टार्च रह गया था ना, उसका पाचन यहाँ होगा। अब वो 30 से 40% भी किसमें बदल जाएगा? माल्टोज के अंदर। तो यहाँ जो स्टार्च है ना, वो 100% माल्टोज में बदल जाता है। तो लगभग 100% जो स्टार्च है ना, उसका पूरा माल्टोज में बदलना। और कौन सा एंजाइम बदलता है? अमाइलेज। तो अब बात करेंगे, स्टार्च है वो 100% यानी उसका पूरा जो फॉर्म है वो किस में आ गया? माल्टोज की फॉर्म में आ गया। अब दूसरी बात करते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम, ये क्या काम करता है? प्रोटीन। अब प्रोटीन को हमने पढ़ा था कि जो जठर ग्रंथि है उसमें एक पेप्सिन नाम का एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में या पेप्टाइड्स में बदलता है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि लगभग 50 या 60% जो प्रोटीन है वो पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में ही बदल पाता है, लेकिन 40 से 30% है जो प्रोटीन है वो अभी भी रहता है, वो भी पेप्टोन्स में पेप्टाइड्स में बदलेगा ट्रिप्सिन एंजाइम की सहायता से। तो ट्रिप्सिन क्या करता है बच्चों? तो ट्रिप्सिन जो 100% पूरा जो प्रोटीन है उसको बदल देता है पेप्टोन्स में या पेप्टाइड में या पेप्टाइड में। तो प्रोटीन को अब जो 100% प्रोटीन था वो पूरा कन्वर्ट हो गया किसमें? पेप्टोन्स में या पेप्टाइड्स में। यानी प्रोटीन के बड़े बड़े अणु थे वो छोटे छोटे अणुओं में टूट गए। लेकिन अब मेरी एक पहली क्लास में मैंने बताया था कि जब प्रोटीन है उसका पूर्ण पाचन हो जाता है, यानी प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट यानी सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? अमीनो अम्ल, अमाइनो एसिड। क्या ये अमीनो अम्ल में बदल जाएगा तो इसका मतलब इसका पाचन हो जाएगा? तो अब क्या फंक्शन करता है ट्रिप्सिन? दोबारा से इस पेप्टोन्स को, इस पेप्टाइड को अमाइनो एसिड में बदलता है, अमाइनो एसिड में, अमीनो अम्ल में बदलता है। किसमें बदलता है बच्चों? अमीनो अम्ल में। अब लाइपेज की बात करें कि लाइपेज एंजाइम क्या करता है, तो लाइपेज एंजाइम वसा को, जो फैट है वसा, उसको किस में बदल देता है? वसीय अम्ल, फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में। वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल, या कौन सी फॉर्म थी? ग्लिसरॉल। तो बात करें कि फैट किस में बदलता है, तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो अब देखो, अब यहां क्या हुआ? अग्नाशय रस में जो एंजाइम थे उन्होंने, जैसे अमाइलेज का पूछ ले कि उसने क्या फंक्शन किया, तो उसने कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया, यानी स्टार्च को किसमें बदला? माल्टोज में। क्योंकि स्टार्च कुछ मात्रा में पहले कन्वर्ट हो गया था माल्टोज में, लेकिन लगभग 40 से 30% रहता है उसको अब इस मतलब जो अब अग्नाशय रस है उसके अंदर जो एंजाइम है अमाइलेज, उसने अभी उसको 100% किसमें बदल दिया? माल्टोज में। ट्रिप्सिन एंजाइम ने किसका पाचन किया? तो बच्चों प्रोटीन का। और लाइपेज ने किसका किया? तो फैट का। तो अब देखो, पहली क्लास में मैंने बात की थी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, मैंने बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, पाचन के बाद जब इसका पाचन हो जाता है, ये डाइजेस्ट हो जाता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तो इसकी जो फाइनल स्टेज होती है, यानी जब ये बिल्कुल ही छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा तो उसे अपन बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज। तो शर्करा किस में टूटेगा? ग्लूकोज में फाइनली। दूसरा है कि प्रोटीन की बात की थी अपन ने कि प्रोटीन है उसकी सबसे छोटी यूनिट, यानी पूर्ण पाचन होने के बाद प्रोटीन किस में बदलेगा? तो अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में, अमीनो अम्ल में। और फैट की बात करें, ये फुली डाइजेस्ट होने के बाद किस में कन्वर्ट होगा? तो फैटी एसिड या ग्लिसरॉल। जब आपके पास
न्यूट्रिशन की ये तीनों फॉर्म, यानी जब कार्बोहाइड्रेट पूर्णतः ग्लूकोज में बदल जाएगा, प्रोटीन अमीनो एसिड में बदल जाएंगे और फैट फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में बदल जाएंगे, तब आपके शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन माना जाएगा, यानी तभी आपके शरीर में भोजन है वो पूर्ण रूप से पच पाएगा। तो अब देखो, यहां देखो, यहां अमाइलेज है वो क्या कर रहा है, स्टार्च को माल्टोज में बदल रहा है, ट्रिप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में या पेप्टाइड्स में और फिर अमाइनो एसिड में चेंज कर रहा है, लाइपेज क्या कर रहा है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो यहां क्या हुआ, यहां प्रोटीन का भी पूर्ण पाचन हो गया और फैट का भी पूर्ण पाचन हो गया, यानी ये तो आपके पास ये फॉर्म भी आ गई अमीनो एसिड वाली और ये फॉर्म भी आ गई फैटी एसिड और ग्लिसरॉल वाली। तो अब बताओ मेरे को कि प्रोटीन का भी तो पूर्ण पाचन हो गया और फैट का भी पूर्ण पाचन हो गया, क्या कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया? तो कार्बोहाइड्रेट का अभी तक को पाचन नहीं हुआ है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च है वो बड़े बड़े अणु थे, वो छोटे छोटे अणु में टूटे हैं, लेकिन अब तक उसका पूर्ण पाचन नहीं हुआ। कब माना जाएगा जब पूर्ण पाचन, जब ये स्टार्च किस फॉर्म में आ जाएगा, ग्लूकोज की फॉर्म में। तो अब प्रोटीन और फैट का तो डाइजेशन हो गया, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का अभी भी रहता है। तो अब आगे पढ़ेंगे कि कौन सा एंजाइम है जो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलेगा। तो अब ये जो प्रोसेस है सारी वो चल रही है आपके छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट में। कल बताया था ना कि अमाशय से भोजन, यहां से भोजन आया इस स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। तो ये कौन सा पार्ट है, ड्यूडेनम वाला। कौन सा पार्ट है, ड्यूडेनम वाला। अब इस ड्यूडेनम वाले पार्ट में ही भोजन पड़ा है और यहां से क्या है, लीवर फंक्शन कर रहा है। लीवर जो बाइल जूस बना रहा है वो कहां जा रहा है, ड्यूडेनम वाले भाग में, वहां भोजन को पाचन में सहायता कर रहा है लीवर। और अग्नाशय कहाँ है, ये भी छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट से जुड़ा है। तो ये भी क्या है, जो अग्नाशय रस है या पेनक्रेटिक जूस है उसका निर्माण कर ड्यूडेनम के, छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट में डाल रहा है। तो अब जो सारा भोजन है वो छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट में है और पेनक्रिया और लीवर वहीं से उस पर क्या है, कार्य कर रहे हैं। कोई भी बाइल जूस, जैसे लीवर बाइल जूस बना रहा है, पेनक्रियास पेनक्रेटिक जूस बना रहा है, तो वो सारा कहाँ जा रहा है, छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट के अंदर। और इस ड्यूडेनम वाले पार्ट के अंदर क्या है, भोजन पड़ा है। अब यहाँ क्या हुआ था बच्चों, तो यहाँ इसमें जो स्टार्च था वो माल्टोज में बदल गया और प्रोटीन था वो अमाइनो एसिड में बदल गया और फैट था वो फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में बदल गया। फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में बदल गया। तो यहां देखो, प्रोटीन का भी पाचन हो गया, फैट का भी पाचन हो गया, लेकिन अभी तक जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हुआ। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन नहीं हुआ। तो अब जो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलेगा, अलग एंजाइम आएगा, और वो एंजाइम कौन बनाता है, तो हमारी छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट में ही क्या है, कुछ मतलब संरचना पाई जाती है। जिस प्रकार देखो, तो बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। अब इस छोटी आंत की, अब कल बात की थी हमने कि ये ड्यूडेनम वाला पार्ट है, ये जेजुनम वाला, और ये है इलियम वाला। कौन सा है, इलियम वाला पार्ट है। तो अब बात करें भोजन कहां पड़ा है, भोजन यहां पड़ा है। और यहां पर इस छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग को या छोटी आंत को अपन जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इसमें कुछ इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, इस प्रकार की। इस प्रकार की संरचना पाई जाती है छोटी आंत के अंदर। अब छोटी आंत के अंदर जब माइक्रोस्कोप से देखोगे उसमें तो इस प्रकार की संरचना पाई जाएगी। यहां क्या है, इसको बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लिबरकून। जो ये वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लेबरकून, या आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, लिबरकून की ग्रंथियां, लिबरकून की
ग्रंथियां, यानी लीबर कून कोई साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ ऐसे क्रिप्ट बने होते हैं जिससे क्या है कोई रस का निर्माण होता है, यानी इसे लीबर कून की ग्रंथियां बोलते हैं। तो ये बताओ लीबर कून की ग्रंथि है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ जूस का फॉर्मेशन करेगी यानी रस का निर्माण करेगी। तो यहां से रिलीज होता है इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल स्टाइनल जूस, जिसे बोलते हैं आंत्र रस, आंत्र रस या आंतरीय रस, यानी आंत में बनने वाला जूस या आंत में बनने वाला रस। आंतरस कहां बनता है? क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन, यानी छोटी आंत में ही बनता है आंतरस। अब इंटेस्टाइल जूस यानी आंत्र रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो आंत्र रस में आंत्र रस में पाए जाने वाले एंजाइम वाले एंजाइम, तो आंत्र रस में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं बच्चों? तो आंत्र रस यानी इंटेस्टाइनल जूस की बात करें तो कहां बनता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। और भोजन भी कहां है? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग में। तो उस भोजन से मिलकर जाकर कौन मिलेगा? आंत्र रस यानी इंटेस्टाइनल जूस, और क्या करेगा? उस फूड को डाइजेस्ट करेगा, उस भोजन का पाचन करेगा। अब इंटेस्टाइनल जूस के अंदर आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो यहाँ 3 एंजाइम पाए जाते हैं। एक तो है माल्टेज, माल्टेज एंजाइम। एक है सुक्रेज, सुक्रेज। और तीसरा है लैक्टेज, लैक्टेज, लैक्टेज। तो 3 प्रकार के एंजाइम इंटेस्टाइनल जूस में पाए जाते हैं, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज। और आपको पता है एंजाइम क्या करते हैं? भोजन को पचाते हैं, और भोजन को पचाते हैं तो यहाँ माल्टेज एंजाइम क्या करेगा? जब देखो, जब आपने भोजन में स्टार्च लिया तो उसे माल्टोज में किसने बदला? अमाइलेज एंजाइम ने। अब वो माल्टोज में पड़ा है, उसे ग्लूकोज में बदलना है तो कौन बदलेगा? माल्टेज एंजाइम। अब जो माल्टोज है ना, जैसे बात करें यहां माल्टोज की, माल्टोज कन्वर्ट होगा किसमें? ग्लूकोज, ग्लूकोज के अंदर। देखो अब माल्टोज किसमें कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, ग्लूकोज और ग्लूकोज में टूटेगा। अब माल्टोज टूट रहा है ग्लूकोज और ग्लूकोज में, और कौन सा एंजाइम तोड़ रहा है? तो माल्टेज एंजाइम। और माल्टेज एंजाइम कहां पाया जाता है? तो इंटेस्टाइनल जूस यानी आंतीय रस में पाया जाता है। अब बात करें सुक्रेज की, तो ये क्या करता है? जैसे आप फूड लेते हो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, मेनली ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट होता है, तो आप ज्यादातर तो स्टार्च के रूप में ले रहे हो, लेकिन जब आप कुछ मीठा खाते हो तो उसमें आप ले रहे हो सुक्रेज, यानी सुक्रेज नाम की सुक्रोज नाम की कार्बोहाइड्रेट आप ले रहे हो साथ के साथ। तो उस सुक्रोज का भी तो पाचन होना है, तो उस सुक्रोज को बदलता है कौन? सुक्रेज एंजाइम। और किस में बदलता है? तो बात करते हैं सुक्रोज क्या है? एक प्रकार की शर्करा है, सुक्रोज। अब इसको सुक्रेज एंजाइम बदलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। सुक्रेज नामक एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है। अब बात करें लैक्टेज की, तो लैक्टेज एंजाइम क्या करता है बच्चों? तो लैक्टोज जो कार्बोहाइड्रेट होती है आपकी, ये मिल्क कार्बोहाइड्रेट होती है, यानी दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है। तो आपसे पूछ ले कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, तो क्या बताओगे? लैक्टोज।
तो इसके नीचे लिखो कि दूध शर्करा, दुग्ध शर्करा, दुग्ध शर्करा। तो लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। अब लैक्टोज को, अब आप दूध पीते हो या कुछ किसी और फूड के माध्यम से लैक्टोज ले रहे हो, तो इस लैक्टोज का भी तो पाचन होना है। अब इस लैक्टोज को मतलब पाचन कौन करेगा, तो लैक्टेज एंजाइम करेगा। अब ये लैक्टेज, लैक्टेज को किस में बदलेगा, तो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। अब देखो, अब आपके पास ज्यादातर जो फूड है, ज्यादा फूड किस में आया है, देखो ग्लूकोज के अंदर, किस में आया है, ग्लूकोज में, और इधर भी किस में आया है, ग्लूकोज में। और साथ में क्या है, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये भी क्या है, सिंपल शुगर होती है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स ही होते हैं। हम इसका टाइप है जो कार्बोहाइड्रेट के, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। लेकिन देखो, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, ज्यादा क्या बन रहा है, ग्लूकोज। तो अब क्या है, कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन हो गया, और प्रोटीन और फैट का पहले ही हो गया था। अब इंटेस्टाइनल जूस में जो 3 एंजाइम थे, उन्होंने किसका पाचन कर दिया, जो अपने कार्बोहाइड्रेट ली, उस कार्बोहाइड्रेट में ज्यादा क्या था, यानी स्टार्च था, स्टार्च से माल्टोज बदला, माल्टोज से क्या बदला, ग्लूकोज, और ग्लूकोज किसने बदला, माल्टेज एंजाइम ने। और आपने कुछ सुक्रेज भी लिया, जैसे चीनी गुड़ या खाते हो ना, वो सुक्रोज होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट। तो ये आपसे पूछ सकता है कि ये शुगर कहां पाई जाती है, तो सुक्रोज किसमें होता है बच्चों, ये होता है स्वीट्स में, या फिर आप ऐसे लिखो शुगर में, शुगर, चीनी एंड जैकरी, जैगरी गुड़, जैगरी गुड़, यानी गुड़ और चीनी में कौन सी शर्करा पाई जाती है, सुक्रोज। अब इस सुक्रोज को भी तो तोड़ना है, तो कौन सा एंजाइम तोड़ता है, सुक्रेज। और लैक्टोज कौन सी होती है, दुग्ध शर्करा होती है। अब ये क्या है, पूर्ण पाचन हो गया, यानी कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में आ गया, ग्लूकोज की फॉर्म में। अब आपने देखा कि अब कार्बोहाइड्रेट भी ग्लूकोज की फॉर्म में है, और क्या है, और इधर देखो यहाँ क्या है, ट्रिप्सिन एंजाइम ने प्रोटीन को भी अमीनो एसिड में बदल दिया, वसा को भी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल दिया। अब क्या है, भोजन का पूर्ण पाचन हो गया। हमने पहली क्लास में जब पढ़ा था, तो आपा ने बताया था कि फैट डाइजेशन होने के बाद फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में बदलता है, प्रोटीन किस में बदलता है, अमीनो एसिड में, और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में। तो हमें तीनों फॉर्म है वो यहाँ मिल गई है। तो इसका मतलब भोजन का पूर्ण पाचन हो गया। और भोजन है कहाँ अभी फिलहाल, तो भोजन है छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग में। तो भोजन का पूर्ण पाचन हो गया। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो भोजन का पूर्ण पाचन होता है बच्चों छोटी आंत में। तो लिखो, भोजन का पूर्ण पाचन, भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। तो भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है बच्चों, छोटी आंत में। अब क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम वाले पार्ट में क्या है, भोजन पड़ा है, यानी इस ड्यूडेनम वाले भाग में क्या पड़ा है, इस ड्यूडेनम वाले भाग में भोजन पड़ा है। और बाइल जूस ने भी यहाँ काम किया, और अग्नाशय ने भी यहाँ काम किया, और जो इंटेस्टाइनल जूस है उसने भी यहाँ काम किया। अब भोजन का पूर्ण पाचन हो गया। ये कौन सी लोकेशन है जहां भोजन का पूर्ण पाचन हुआ, तो छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग से। और यह आपसे पूछ सकता है कि छोटी आंत में, तो भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में, छोटी आंत में। अब देखो, अब भोजन का पूर्ण पाचन हो गया छोटी आंत में, यानी ये थे आपकी छोटी आंत, मतलब कुछ इस प्रकार से। तो ये बड़ा भाग था ड्यूडेनम, और ये बड़ा भाग था जेजुनम, और ये बड़ा भाग था इलियम। क्या था, इलियम। ये था इलियम। अब देखो, अब भोजन कहाँ था बच्चों, भोजन था यहाँ,
इस ड्यूडेनम वाले भाग में। अब भोजन कहाँ जाएगा, तो यहाँ पूर्ण पाचन होता है भोजन का, तो भोजन का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग में, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ क्या है, अब ये भोजन इलियम से होता हुआ, सॉरी जेजुनम से होता हुआ जाएगा बच्चों इलियम में। कहा जाएगा, इलियम में। अब भोजन आ गया इलियम में, यानी इस भाग में भोजन आ गया, तो इलियम में क्या होगा, इलियम के अंदर यानी छोटी आंत के इलियम भाग में कुछ अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है इस प्रकार से। तो कुछ इस प्रकार से, यानी इस प्रकार से ये इलियम वाले भाग में पाई जाती है, यानी इसमें पाई जाती है इलियम में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी किस भाग में, इलियम भाग में ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, इन्हें बोलते हैं विली या फिर विलाई। इन्हें क्या बोलते हैं, विलाई। क्या बोलते हैं, विलाई, या फिर विली बोलते हैं, या विली लिखा मिलेगा या विलाई। यानी छोटी आंत के जो इलियम वाला भाग है उसमें कुछ संरचना पाई जाती है इस प्रकार से, जिसे विलाई बोलते हैं या विली बोलते हैं। तो क्या होता है, जब ये भोजन पूर्ण पाचन हो गया भोजन का, अभी ये यहाँ आएगा इलियम वाले भाग में, और इलियम वाले भाग में आकर यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ ब्लड वेसल्स होती है, रुधिर वाहिकाएं होती है इसमें, इसमें क्या होती है बच्चों, रुधिर वाहिकाएं। ये जो रेड पेन से बनाया है ये है ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। अब देखो, अब जैसे ही फूड आया, जैसे अब भोजन आया यहां पर, अब भोजन आ गया यहां पर, ये क्या आ गया, भोजन आ गया। अब भोजन यहां आ गया तो ये इसके अंदर होती है ब्लड कैपिलरीज, जो ये है इन्हें बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज। जो रेड पेन से बनाई है ये है ब्लड कैपिलरीज, रुधिर वाहिकाएं, रुधिर वाहिकाएं। देखो बच्चों, अब भोजन कहाँ है, छोटी आंत के इलियम वाले पार्ट में, और इलियम के अंदर ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यानी अंगुली जैसी संरचना पाई जाती है, इन्हें विली बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। इसके अंदर ये ब्लड कैपिलर यानी रुधिर वाहिकाएं पाई जाती है, जिन्हें ये क्या काम करती है, जो भोजन आया डाइजेस्टिव यानी पचित भोजन, कौन सा भोजन आया, पचित भोजन, उसको ये कैपिलरीज क्या करती है, अब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर, क्या कर लेती है, सग कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है, यानी अवशोषण कर लेती है। तो यहाँ क्या फंक्शन हुआ, इसके बाद ये विलाई क्या करते हैं, इस ब्लड कैपिलरी के माध्यम से इस भोजन को अवशोषण कर लेते हैं। जो भोजन डाइजेस्ट हो गया यानी जो भोजन ग्लूकोज की फॉर्म में आ गया उसे क्या है, सग कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं ये ब्लड कैपिलरीज। और ये क्या करती है, ग्लूकोज को ब्लड के अंदर मिला देती है या घोल देती है। तो आपसे पूछ ले कि यहाँ क्या हुआ था इस विलाई वाले पार्ट में, तो इस विलाई वाले पार्ट में अब्जॉर्ब हुआ था फूड, पचित भोजन का अवशोषण हुआ था। तो आपसे पूछ सकता है कि भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो भोजन का पाचन छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट में होता है, और भोजन का अवशोषण छोटी आंत के इलियम वाले पार्ट में होता है। या फिर ऐसे लिख सकता है कि भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत में पूर्ण पाचन और अवशोषण होता है। तो आगे एक लाइन लिखो कि भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है, तो लिखो भोजन का अवशोषण का अवशोषण
छोटी आंत में होता है। मतलब जो भोजन का पूर्ण पाचन हुआ, यानी भोजन किस में बदला, ग्लूकोज में बदला, मतलब पेप्टा अमाइनो एसिड में बदला और फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में बदला। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि सबसे ज्यादा हम क्या है, शर्करा लेते हैं, उतना प्रोटीन या फैट नहीं लेते जितनी आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। और हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा स्टार्च की फॉर्म में लेते हैं, और ये स्टार्च ही अपने अंतिम उत्पाद बनाता है, जो लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है स्टार्च से, यानी इसका डाइजेस्ट होने के बाद तो क्या बनता है, ग्लूकोज। तो हमारे बॉडी के अंदर जो फूड बनेगा वो ज्यादा किस फॉर्म में होगा, तो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है बच्चों। किस फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। अब ये ग्लूकोज है ना, देखो अब ये वाला जो ग्लूकोज है, बात करें कि ये है ड्यूडेनम वाला भाग, देखो ये रहा ड्यूडेनम वाला भाग, और ये है जेजुनम वाला भाग, और ये है इलियम वाला भाग। तो अब बात करें कि यहाँ तो भोजन क्या क्या है, पूर्ण पाचन हो गया इस भाग में, और यहाँ से भोजन गया था आपके जेजुनम से होता हुए कहाँ गया था, इलियम में। अब इस इलियम के अंदर अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है इस प्रकार से। इसके अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है, रुधिर वाहिकाएं होती है, जो क्या करती है उस फूड को, यानी उस डाइजेस्टिव फूड को, और वो डाइजेस्टिव फूड किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज में। ग्लूकोज में ही क्यों होता है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा क्या लेते हैं, शर्करा, अधिक मात्रा में क्या लेते हैं, शर्करा, तो वो किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में। अब ये पचित भोजन है, कौन सा फूड है, डाइजेस्टिव फूड है, डाइजेस्टिव फूड, पचित भोजन, पचित भोजन। अब इस पचित भोजन को, अब ये जो डाइजेस्टिव फूड है ना, इसको अब्जॉर्ब कर लेती है कौन, ब्लड वेसल्स, और कहां पर, इस इलियम वाले भाग में, इस इलियम वाले भाग में। उस ब्लड, ये जो इलियम है इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, और वो अब्जॉर्ब कर लेती है ग्लूकोज को। किसको अब्जॉर्ब कर लेती है बच्चों, ग्लूकोज को। और इसके बाद ग्लूकोज चला जाता है अपने ब्लड में, और ब्लड में कहा जाएगा, तो हमारा जो ब्लड है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है, वो हर ऑर्गन के पास है, ब्रेन के पास है, आंखों के पास है, हार्ट के पास है, लीवर के पास है, लंग्स के पास है, किडनी के पास है। तो हर जगह क्या चला जाएगा, उस ब्लड के माध्यम से ग्लूकोज, क्योंकि हमारे बॉडी को जीवित रहने के लिए, फंक्शन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ग्लूकोज की। तो अब जो ग्लूकोज बना, जो भोजन डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज की फॉर्म में आया, वो ब्लड वेसल्स के द्वारा कहाँ चला जाएगा, ब्लड में, और ब्लड में क्या, हाँ, अलग अलग अंगों के पास। तो देखो, इस छोटी आंत में भोजन का पाचन हो गया उतना ठीक है, यदि कुछ भोजन का पाचन नहीं हुआ तो उसके आगे भोजन का पाचन नहीं होता, वो क्या बनता है, वेस्ट फूड। क्या बनता है, वेस्ट फूड। लेकिन देखो, सारा भोजन पाचन नहीं होता, कुछ मात्रा में रह जाता है, तो वो इस इससे आगे जाकर उसमें कोई पाचन नहीं होता। इस भाग में यहां तक पूरा पाचन होता है, इसके बाद यदि कोई रह जाता है फूड, तो उसका पाचन नहीं होता, वो आखिर में वेस्ट फूड ही बनता है। तो भोजन का अवशोषण कहाँ होता है बच्चों, छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। इसके बाद देखो, अब ये थी छोटी आंत, छोटी आंत, और ये ड्यूडेनम वाला भाग, और ये जेजुनम वाला भाग, और ये इलियम वाला भाग। इसके बाद यहां से निकलती है बड़ी आंत। कौन सी आंत निकलती है, बड़ी आंत, इसको बोलते हैं बड़ी आंत। तो अब जो है भोजन कहाँ जाएगा, अब भोजन छोटी आंत में। देखो, फूड हमारे शरीर को, मतलब बॉडी को जितनी आवश्यकता था उतना ग्लूकोज हमारी बॉडी में अवशोषित हो गया, अब्जॉर्प्शन हो गया। लेकिन अब जो वेस्ट फूड बचा है वो कहाँ जाएगा बच्चों, तो अब जो यहाँ से जो भोजन जाएगा ना, वो सारा क्या होगा, वेस्ट फूड होगा। यहाँ से भोजन जाएगा इस बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से होता हुआ कहाँ जाएगा, रेक्टम वाले भाग में। तो अब हम पढ़ेंगे कि छोटी आंत से भोजन कहाँ जाता है, तो छोटी आंत से भोजन कहाँ जाता है, बड़ी आंत के अंदर। और बात करें कि बड़ी आंत की, तो बड़ी आंत क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन,
बड़ी आंत, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत के बारे में बात करें तो बड़ी आंत कितनी होती है, 1 से 1.5 मीटर लंबी होती है, यानी लंबाई इसकी कम होती है, लेकिन इसकी चौड़ाई छोटी आंत के मुकाबले ज्यादा होती है। तो लेंथ की बात करें, लंबाई की कितनी होती है, 1 से 1.5 मीटर, 1 से 1.5 मीटर होती है लंबाई की बात करें। यदि विड्थ की बात करें, चौड़ाई की बात करें, यानी व्यास की बात करें, कितना होता है, 2 से 3 इंच होता है, 2 से 3 इंच इसकी मोटाई होती है, यानी व्यास होता है 2 से 3 इंच। दो से तीन इंच। अब ये तो है लार्ज इंटेस्टाइन्स यानी बड़ी आंत। अब देखो बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, तो एक बार डायग्राम देखो। जो ये देखो, यहां क्या है कि ये जो देखो ये छोटी आंत का इलियम वाला भाग है, और ये जहां खत्म हो रहा है, यानी छोटी आंत का इलियम वाला जहां खत्म हो रहा है, वहां से ही आपकी क्या है, बड़ी आंत शुरू होती है। तो ये बड़ी आंत है, ये यहां से लेकर यहां से यहां ऐसे कुछ, और यहां से यहां तक, ये क्या है, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत के भी 3 भाग है, तो बड़ी आंत के भी 3 भाग है। जहां से छोटी आंत खत्म होती है और बड़ी आंत शुरू होती है, उस भाग को बोलते हैं सिक्कम। क्या बोलते हैं, सिक्कम। तो सिक्कम वाला भाग ये जहां से बड़ी आंत शुरू होती है, ये है सिक्कम, यहां से यहां तक। और ये जो पूरा ऐसे घूम कर आ रहा है, इसको बोलते हैं कोलोन। और जो ये लास्ट वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं रेक्टम, और लास्ट में ये है एनस। एनस अलग चीज है, रेक्टम और कोलोन और सिक्कम क्या है, बड़ी आंत के ही भाग है। तो कुछ इस प्रकार से बनाओ कि ये है छोटी आंत और ये है बड़ी आंत। देखो इस प्रकार से होती है कुछ, कुछ इस प्रकार से। देखो अब ये है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, यानी इस पूरे को बोलते हैं, जो बड़ी दिखाई दे रही है आपको उसको बोलते हैं बड़ी आंत। तो ये वाला भाग है जहां से छोटी आंत खत्म हो रही है और बड़ी आंत शुरू हो रही है, जैसे ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं सिक्कम। सिक्कम क्या बोलते हैं बच्चों, सिक्कम। क्या बोलते हैं, सिक्कम। ये यहां से यहां तक का पार्ट कहलाता है सिक्कम। और जो ये ऐसे घूम के आ रही है, इसको बोलते हैं रेक्टम। तो यहां से यहां तक के भाग को बोलते हैं रेक्टम। तो यहां लिखो रेक्टम, ये है रेक्टम, सॉरी कोलोन है, रेक्टम नहीं। तो ये भाग है जो घूम के आ रहा है, इसको बोलते हैं कोलोन। और जो ये लास्ट वाला भाग दिखाई दे रहा है इतना यहां, इसको बोलते हैं रेक्टम बच्चों। क्या बोलते हैं, रेक्टम। तो यहां आपको बड़ी आंत के अंदर सबसे बड़ा पार्ट कौन सा दिखाई दे रहा है, कोलोन वाला, क्योंकि सिक्कम तो यहां तक है सिर्फ, और कोलोन यहां से लेकर यहां तक है। तो सबसे बड़ा भाग, बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग का नाम बताएं तो क्या बताओगे, कोलोन। और इसके बाद ये है रेक्टम, और इसके बाद होता है एनस गुदा, जिसे बोलते हैं एनस गुदा। तो बड़ी आंत के 3 पार्ट, सिक्कम, कोलोन और रेक्टम। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत के इलियम वाले पार्ट में क्या होता है, फूड का अब्जॉर्प्शन होता है, भोजन का अवशोषण होता है। उसके बाद जो वेस्ट फूड बनता है वो जाता है सिक्कम में। और सिक्कम के अंदर देखो, सिक्कम के अंदर इस प्रकार की एक संरचना होती है, सिक्कम के अंदर कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, छोटी सी होती है, मतलब इसको बोलते हैं बच्चों एक, मतलब जाल होता है, मतलब आप कह लो मसल्स का, मांसपेशियों का जाल, या फिर ऐसे मतलब गुच्छा सा होता है मसल्स का, अपनी मांसपेशियों का ही। इसे बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। तो इसको एक नाम दे दिया गया कि अपेंडिक्स। क्या दे दिया गया, अपेंडिक्स।
तो आपसे पूछ ले कि अपेंडिक्स कहाँ पाया जाता है, तो बड़ी आंत में। कहाँ पाया जाता है? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के किस भाग में? तो बात करेंगे सिक्कम में। किस भाग में? सिक्कम में। तो बड़ी आंत के सिक्कम वाले भाग में क्या पाया जाता है? एक मतलब मसल्स का जाल होता है, मांसपेशियों का जाल होता है, इसे बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऑर्गन ऐसे हैं या कुछ मसल्स ऐसी है जिसका कोई फंक्शन नहीं होता, हमारे बॉडी के अंदर कोई काम नहीं होता, इन्हें बोलते हैं अवशेषी अंग। क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग। तो अपेंडिक्स भी हमारे बॉडी के अंदर कोई फंक्शन नहीं करती, कोई भी कार्य नहीं करती, तो अपेंडिक्स को बोलते हैं अवशेषी अंग, वेस्टिजियल ऑर्गन। तो अपेंडिक्स क्या है? एक प्रकार का अवशेषी अंग है, तो इसको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। क्या बोलते हैं बच्चों? वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन, अवशेषी अंग, अवशेषी अंग। तो सिक्कम के अंदर एक संरचना पाई जाती है, एक थैली जैसी संरचना होती है, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? अपेंडिक। और ये क्या है? अवशेषी अंग है, इसका हमारी बॉडी के अंदर कोई फंक्शन नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि ये ना टॉक्सिक एलिमेंट की वजह से इसमें मतलब स्वेलिंग आ जाती है या फिर ये फूलने लगती है, तो जब दर्द होता है तो पता चलता है कि इसमें स्वेलिंग वगैरह आ गई है, या फिर ये क्या है मतलब जैसे पल्फी हो गई, फूल गई, तो क्या करते हैं? इस अपेंडिक्स को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि इसका कोई फंक्शन ही नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, ये अवशेषी अंग है, तो इसे बाहर कर देते हैं। तो अपेंडिक्स क्या है? एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। कहां पाया जाता है? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के किस भाग में? सिक्कम वाले भाग में। अब भोजन जो फूड था, डाइजेस्टिव फूड यानी अवशोषण हो गया, जो वेस्ट फूड बचा था बच्चों, कौन सा फूड था यहाँ पे? वेस्ट फूड। कौन सा फूड था? वेस्ट फूड, अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट भोजन। अब ये कहां चला गया बच्चों? ये चला गया सिक्कम में। कहां चला गया? सिक्कम में। और सिक्कम से होता हुआ कहां चला जाएगा? कोलोन में। कहां चला जाएगा? कोलोन के अंदर। तो लिखो, तो यहां बात करें कि बड़ी आंत, बड़ी आंत के तीन भाग, सिक्कम, कोलोन, कोलोन, और थर्ड वन है रेक्टम। और सिक्कम में क्या पाया जाता है? अपेंडिक्स। क्या पाया जाता है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है? एक अवशेषी अंग है, हमारी बॉडी के अंदर कोई फंक्शन नहीं होता, कोई कार्य नहीं होता, अवशेषी अंग। और ऐसे अंग जो हमारे बॉडी के अंदर ऐसे ही पड़े हैं, उनका कोई फंक्शन नहीं है, तो उसे बोलते हैं अवशेषी अंग। तो आपसे पूछ ले कि अपेंडिक्स कहां पाया जाता है, तो बड़ी आंत में, सिक्कम वाले भाग में। और देखो, अब यहां सिक्कम देखो, यहां से इसको बोलते हैं सिक्कम, और ये देखो, ये कुछ ऐसी संरचना दिखाई दे रही होगी आपको, छोटी सी नीचे की तरफ, यानी बड़ी आंत के सिक्कम वाले भाग में। इसको क्या बोलते हैं? वर्मी फोम अपेंडिक्स, यानी ये है अपेंडिक्स। क्या है? अपेंडिक्स। इसके बाद भोजन कहां जाएगा बच्चों? तो भोजन जाएगा सिक्कम से होता हुआ कोलोन में। कहां जाएगा? कोलोन में। इसके आगे सब पार्ट है कुछ, देखो, इसको बोल दिया असेंडिंग कोलोन, और इसको बोल दिया ट्रांसफर्स कोलोन, और इसको बोल दिया डिसेंडिंग कोलोन। लेकिन इतना याद नहीं रखना आपको, सिर्फ इतना याद रखना है कि तीन भाग है, पहला है सिक्कम, दूसरा है कोलोन, तीसरा है रेक्टम, बस। तो यहां से सिक्कम से होता हुआ भोजन कहां जाएगा? कोलोन में। कहां जाएगा बच्चों? कोलोन में। अब कोलोन के अंदर क्या है? कोलोन को बैक्टीरिया, जीवाणुओं का घर बोलते हैं। कोलोन सबसे पहले तो ये क्या है? सबसे बड़ा भाग है, बड़ी आंत का बड़ा भाग, बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग। और इस कोलोन के अंदर, अब बात करें कोलोन में, कोलोन की बात चल रही है, बड़ी आंत के कोलोन वाले भाग में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, जीवाणु रहते हैं, तो इसे जीवाणुओं का घर कहते हैं, हाउस ऑफ बैक्टीरिया, हाउस ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणुओं का घर, जीवाणुओं का घर,
हाउस ऑफ बैक्टीरिया। अब ये जीवाणु है, ये गुड बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे जीवाणु होते हैं। ये क्या काम करते हैं, जब वेस्ट फूड सिक्किम से कोलोन वाले भाग में पहुंचा तो वहां क्या हुआ, ये जीवाणु है ना, इसके अंदर बहुत सारे जीवाणु पाए जाते हैं, लेकिन मेनली जो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं उनका कुछ नाम है, जैसे इसको बोलते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया घर है, तो आपसे पूछ ली कोलोन के अंदर कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो ई, इसको पूरा नाम है इस्चेरिया कोलाई, इस्चेरिया कोलाई यानी ई कोलाई बोल दो, ई कोलाई जीवाणु, ई कोलाई जीवाणु। ये इस्चेरिया कोलाई नाम के जीवाणु, ई कोलाई नाम के जीवाणु पाए जाते हैं। ये क्या काम करते हैं, उस फूड जो वेस्ट फूड है उसको क्या करते हैं, उसको मतलब गला देते हैं, एक प्रकार से सड़ा देते हैं, बिल्कुल ठीक है। उसका क्या है मतलब फीसेस बना देते हैं, यानी मल बना देते हैं, यानी मल के रूप में उसे बदल दे देते हैं। तो ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करता है, ये को वेस्ट फूड को ऐसे लिखो, भोजन को मल में बदल देते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया भोजन को गला सड़ा देते हैं, भोजन को गला सड़ा देते हैं, भोजन को मल के रूप में बदलते हैं, मल में बदल देते हैं, मल में बदलते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया कोलोन वाले भाग में पाए जाते हैं, और जो फूड आया, जो वेस्ट फूड आया, उसको और गला सड़ा देते हैं और क्या करते हैं, उसे मल में बदल देते हैं। अब देखो, अब ये क्या करते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया ये भोजन को गला और सड़ा देते हैं और बदले में हमें कुछ मतलब विटामिन देते हैं। तो हमें विटामिन B12 और के देते हैं। तो ये क्या करते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया, लिखो इधर, बदले में हमें ई कोलाई जीवाणु ई कोलाई जीवाणु ई कोलाई जीवाणु बदले में हमारे हमारे शरीर को विटामिन B12 और विटामिन के देते हैं। मतलब हमारे शरीर के अंदर रह रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर रह रहे हैं, इन्होंने अपना क्या है हाउस बना रखा है बड़ी आंत के कोलोन वाले भाग में, और यहाँ रह रहे हैं, और क्या है मतलब जिस वेस्ट फूड को क्या बदल कर रहे हैं, फीसिस में बदल रहे हैं, मल में बदल रहे हैं, और साथ के साथ हमारे शरीर में हम विटामिन B12 और विटामिन के दे रहे हैं हमारे शरीर को। तो ये क्या है, हमें कुछ फायदा भी दे रहे हैं। तो हम जो फायदा जो हमारे शरीर में है और हमें फायदा दे रहे हैं, जैसे बैक्टीरिया अलग कैटेगरी का होता है, हम अलग कैटेगरी में आते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी के जब एक दूसरे की हेल्प करता है, ऐसे बोलते हैं कि सहायता करते हैं, एक दूसरे को मतलब फायदा करते हैं, तो इसको बोलते हैं, इस संबंध को, यानी इस जैसे ह्यूमन बॉडी और इस बैक्टीरिया के बीच जो रिलेशन होगा, इसे बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन, सहज जीवन संबंध। सिम्बायोटिक रिलेशन किसे कहते हैं, जब अलग अलग जाति के जीव एक दूसरे को क्या है फायदा देते हैं, तो इसे बोलते हैं, इस रिलेशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। तो ई कोलाई बैक्टीरिया और हमारे बीच कैसा रिलेशन है, सिम्बायोटिक रिलेशन है, सहज जीवन संबंध है। अब इसके बाद देखो, अब देखो, अब देखो, ये छोटी आंत वाला भाग है, यहाँ से आया भोजन, भोजन आया आया और यहाँ चला गया, इसको सिक्कम बोलते हैं। और ये अपेंडिक्स वाला भाग आ गया, इस सिक्कम से यहाँ कोलोन आ गया, यहाँ बैक्टीरिया ने अपना फंक्शन किया, यानी यहाँ क्या है, बैक्टीरिया और उस वेस्ट फूड को फिसिस यानी मल में बदल देते हैं। इसके बाद तो ये यहाँ आएगा, और यहाँ देखो, अब इसके और क्या फंक्शन होते हैं बड़ी आंत के, तो ये पानी का भी अवशोषण करता है, यानी जो बड़ी आंत है वो क्या करती है, उस फीसिस यानी उस मल में से क्या है पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि हमारे शरीर को क्या है पानी की आवश्यकता होती है, तो उसमें से एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर नहीं जाने देती, अब्जॉर्ब कर लेती है। तो एक बड़ी आंत के पार्ट में लिखो कि बड़ी आंत पानी का अवशोषण करती है।
बड़ी आंत पानी का अवशोषण करती है। क्या करती है बच्चों? अवशोषण करती है, अवशोषण करती है। अब यहां से जो फीसेस जाएगा, जो मल जाएगा, वो बिल्कुल सॉलिड होगा, क्योंकि पानी का अवशोषण हो जाता है बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत के क्या क्या फंक्शन थे? पहली बात तो इसके अंदर क्या है, कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इकोलाई बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, वेस्ट फूड को गला सड़ा देते हैं, फीसिस में बदल देते हैं, मल में बदल देते हैं। उसके बाद बड़ी आंत में क्या होता है, पानी का अवशोषण होता है उस मल में से, और क्या है, मल सॉलिड होता है। उसके बाद फीसिस क्या है, सॉलिड बनता है, ठोस। अब यहाँ क्या है, यहाँ पानी का अवशोषण हो गया बच्चों। इसके बाद कुछ समय तक जो वेस्ट फूड है वो रेक्टम में रुकेगा। उसके बाद एनएस के द्वारा हम क्या कर देते हैं, बॉडी से रिमूव कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। तो ये क्या है, हमारी पूरी प्रोसेस क्या थी, ये थी डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तो हमारा आज जो पाचन तंत्र है वो क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा था आज, बड़ी आंत के बारे में और छोटी आंत के बारे में, कि छोटी आंत के पास क्या है, दो ऑर्गन जुड़े होते हैं, लीवर हो गया, अग्नाशय होगा, वो क्या है, उस जो हमारी बॉडी के लिए हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव प्रोसेस करती है, वो कौन करते हैं, एंजाइम करवाते हैं। तो कौन सा अंग कौन सा एंजाइम बनाता है, वो एंजाइम किसका पाचन करता है। और आपसे क्वेश्चन ये भी बनता है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है और भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। इसके बाद जो हमारी बॉडी से रिमूव होगा, तो रेक्टम में क्या है, कुछ समय तक भोजन रुकता है। लिख लो, बड़ी आंत के रेक्टम वाले भाग में, बड़ी आंत के रेक्टम वाले भाग में कुछ समय तक वेस्ट फूड है, अपशिष्ट पदार्थ, कुछ समय तक अपशिष्ट भोजन रुकता है। उसके बाद हम क्या है, एक्सक्रीट कर देते हैं एनएस द्वारा। तो एनएस क्या है, एक पाथ है, एक रास्ता है एक्सक्रीट का। किसके एक्सक्रीट का, तो फीसिस यानी मल के एक्सक्रीट का रुकता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं एनएस के द्वारा। तो ये हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम था बच्चों, आज हो गया कंप्लीट। अब कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद बच्चों।